लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया चुनाव आयोग के ऊपर कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है रूलिंग पार्टी के साथ मिलके। और उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उन्होंने उसके लिए कुछ बेसिस बताए। उन्होंने कहा कि फेक एड्रेस का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां पे बल्क वोटर्स, एक ही घर में 80-80 लोगों की वोट काउंट की जा रही है जहां पे 3-4 लोगों के रहने की जगह है। फिर एक तरीके से फॉल्स फोटोज का प्रयोग किया जा रहा है या इनविजिबल फोटोज हैं जो दिखाई ही नहीं देते। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 6 जो कि पहले बार के वोटर फॉर्म भरते हैं उसमें भी दुरुपयोग हो रहा है। वृद्ध लोग जो 70-70 साल के हैं उस फॉर्म को भर रहे हैं और कई बार वोट दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि फेक आईडीज का प्रयोग किया जा रहा है या मल्टीपल आईडीज का प्रयोग किया जा रहा है। एक ही व्यक्ति ने 4-4 वोटर कार्ड बना रखे हैं और उसका वो प्रयोग कर रहा है चुनाव में। और इसको वो ये कहते हैं कि भाई चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी है, यही तो जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर चुनाव कराना। उसके बावजूद भी जिस क्षेत्र में 6.5 लाख वोटर्स हैं वहां पे 1 लाख के आसपास फेक वोटर्स कहां से आ गए। और यही बात को आधार बना के वो आरोप लगाते हैं कि जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था वहां पे कम से कम 30 से 35 सीटों पे यही वाली कंडीशन क्रिएट की गई थी फेक वोटर्स की, और उसकी वजह से बीजेपी को सत्ता मिली और इसी को वो वोटों की चोरी कहते हैं। अब ये तो खूब सारी बातें आपने मीडिया में सुनी होंगी, राहुल गांधी ने इसके लिए प्रेस ब्रीफिंग की, लेकिन इसकी टेक्निकल कंडीशन क्या है इसके ऊपर कम चर्चा हो रही है। और वो है कि संविधान में इलेक्शन कमीशन की क्या स्थिति है। जिस पद के ऊपर पूरे भारत का लोकतांत्रिक ढांचा टिका हुआ है उसके ऊपर सबसे कम ध्यान दिया गया है संविधान के अंदर में। संविधान के आर्टिकल में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या जो चुनाव आयोग है उनकी नियुक्ति के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है, ना कोई डिटेलिंग की गई है। खाली लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे चुनाव आयोग के जो प्रशासक होंगे। इसके अलावा उनके काम में भी कुछ खास नहीं लिखा गया है। फ्री एंड फेयर वोट्स को कंडक्ट कराना, तो यह बड़ा आश्चर्य में डाल देता है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा में इतने विद्वान लोग थे डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में, तो फिर इतना महत्वपूर्ण विषय कि जिसके ऊपर पूरी डेमोक्रेसी टिकी हुई है भारत की, एक ऐसा पद अगर वो सरकार के इन्फ्लुएंस में आने की संभावना में है, अगर उसको सरकार ही नियुक्त करती है तो फिर यहां पे डेमोक्रेसी की क्राइसिस हो जाएगी। अगर व्यक्ति तगड़ा होगा, अगर दमदार होगा तब तो ठीक है, वो संभाल लेगा। और अगर व्यक्ति कमजोर हुआ, अगर उसके अंदर थोड़ी भी लालच हुई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक और बात कि अभी जो हमारे वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो 26वें निर्वाचन आयुक्त हैं और लगभग सभी के सभी आईएएस से आते हैं, प्रशासनिक सेवाओं से आते हैं। और इसमें बहुत संभावना होती है कि जब तक सरकार रिकमेंड नहीं करेगी तब तक आप चुनाव आयुक्त बनेंगे नहीं और नहीं चुनाव आयोग में जाएंगे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार के ही रिकमेंडेशन पे आ रहा है, सरकार के अगेंस्ट कैसे जाएगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जब तक कि व्यक्ति टीएन शेषन जैसा ना हो, जो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे भारत के निर्वाचन प्रणाली को ही बदल दिया। आज जो हम चुनाव आयोग से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो लोकतंत्र की रक्षा करे, आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, वो उसके बुनियाद में है टीएन शेषन का दिमाग। तो इस सेशन में हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश और बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस सेशन में हम उन संवैधानिक पहलुओं की चर्चा करेंगे, राजनीतिक की नहीं, कि कैसे एक ताकतवर सत्ताधारी इस पद को दबाव में ले सकता है और अगर व्यक्ति दमदार है तो वो पद के आगे नहीं भी झुक सकता है। इन्हीं मुद्दों की चर्चा करेंगे अपने इस सेशन में। तो आइए देखते हैं, यहां पे हमारे पास जो एक मुद्दा है और वो ये है कि भारत के हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। अब संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है कि आर्टिकल 324
संविधान का अनुच्छेद 324 कहता है, संविधान का कानून, कि एक इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो देश में चुनाव कराएंगे और फ्री और फेयर चुनाव कराएंगे। खाली इतनी ही बात संविधान में लिखी गई है। इतनी बड़ी संस्था है जिसके ऊपर पूरा चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, और उसके बारे में क्या लिखा गया है निर्वाचन आयोग के बारे में? आर्टिकल 324 लिखता है कि अब जब ये पद गठित हुआ था संविधान में, तो इसमें कोई खास व्यवस्था नहीं की गई थी, एक ही व्यक्ति के पास ये सारे अधिकार थे। अब जब ये आर्टिकल 324 आया तो एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार थे, मतलब इलेक्शन कमिश्नर होंगे, एक निर्वाचन आयुक्त होंगे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और पूरे भारत के लिए खाली एकमात्र निर्वाचन आयुक्त होंगे ये। और जो पहले निर्वाचन आयुक्त बने थे वो 1951 से 58 तक सुकुमार सेन थे। अब सुकुमार सेन एक आईसीएस थे, और मजे की बात देखिए कि आज तक जो इंपीरियल सिविल सर्विस थी वो अंग्रेजों के यहां काम करने वाले अधिकारी, तो हमने जब आजादी पाई तो इन अधिकारियों को ऐसे ही छोड़ दिया। हमने ये मान लिया कि इनका भारतीयकरण हो गया। अब वो दौर अलग था, वो समय अलग था। उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले देशभक्त लोग शासन में थे, तो आपस में उठने वाले मसलों को समाधान कर लेते थे। तो उस समय निर्वाचन आयोग के ऊपर या उसकी न्यूट्रलिटी के ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। और मजे की बात देखिए कि जिसके ऊपर पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है, चुनाव, उसको करवाने वाले अधिकारी के बारे में संविधान में कुछ खास लिखा ही नहीं है। आप देखिए लिखा है कि कौन करेगा इनका अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। और देखिए इंदिरा गांधी ने एक कानून बनाया, एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, उन्होंने संशोधन किया 1976 में, 1976, क्योंकि उस समय इमरजेंसी थी, और इन्होंने लिख दिया आर्टिकल 74(1), एक नया संविधान का अनुच्छेद जोड़ दिया कि अब प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो एडवाइजरी ऑफ पीएम इन काउंसिल, कि जो प्रेसिडेंट होंगे, ये जो राष्ट्रपति होंगे, ये बाउंड हो जाएंगे। बाउंड मतलब बाध्यकारी हो जाएगा। किस बाध्यता की बात हो रही है? एडवाइजरी ऑफ पीएम इन काउंसिल। प्रधानमंत्री अगर अपनी मंत्रिपरिषद सहित कोई सलाह देते हैं वो मानना बाध्यकारी होगा। ये 1976 से एक रूल है। इसके पहले ऐसा कोई रूल नहीं था। जिसको प्रधानमंत्री कह दें वही व्यक्ति बन जाएगा भारत का निर्वाचन आयुक्त। उस समय एक सदस्यीय ही ये आयोग था। तभी बड़ा आश्चर्य होता है कि संविधान सभा में इतना बड़ा पद और इतनी कम इसके बारे में जानकारी दी गई थी। ये बड़ा आश्चर्य में डाल देता है। तो ये अमेंडमेंट हो गया। उसके पहले लोग आपसी समझ के साथ काम करते थे। जैसे एक बार, अब संविधान में तो लिखा नहीं था कि प्रेसिडेंट बड़े की प्राइम मिनिस्टर, तो एक बार जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी में विवाद हो गया, कौन बड़ा। रोज रोज उनमें टकराव हो रही थी। तो सब लोगों ने मिलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि देखिए, लोकतंत्र का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुन के आते हैं, इसलिए उन्हीं के पास सारी शक्ति रहनी चाहिए, और आप क्योंकि इनडायरेक्टली चयनित हैं, इसलिए आप क्या करिए, आप थोड़ा शांत रहिए, नहीं तो लोकतंत्र का मकसद ही खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, वो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, मान गए। आज का कोई व्यक्ति होता तो नहीं मानता। इंदिरा गांधी ने कहा कि जी, हम क्यों छोड़े ये बात प्रेसिडेंट के दिमाग के ऊपर, विवेक के ऊपर, हम तो रूल बनाएंगे। तब से रूल है, आज तक जो भी काम होगा सरकार का वो प्रेसिडेंट के नाम से होगा, लेकिन उसके पीछे पीएम इन काउंसिल काम कर रही है। प्रेसिडेंट अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते। एक नॉमिनल पद है, रियल ताकत प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में है। राष्ट्रपति जी का पद केवल नाम मात्र का पद है, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। तो एक तो बात क्लियर हो गई। अब जरा देखिए इस पूरी बात को कि चुनाव आयोग जो है, अब ये तो बन गया। अब चुनाव आयोग में अब इसके पहले 2023 तक कोई व्यवस्था नहीं थी। सीधे सीधे अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट
बाई प्रेसिडेंट, सीधे सीधे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते थे। यही रूल चला आ रहा था। मतलब बताइए, जिस सरकार को चुनना है वही सरकार क्या कर रही है, चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन कर रही है। अभी हम टीएन सेशन तक भी जाएंगे, बहुत अच्छा सेशन है ये। टीएन सेशन को समझेंगे कैसे उन्होंने पूरी व्यवस्था को बदल दिया। तो अगर उनके जैसा कोई होगा तो चुनाव आयोग निष्पक्ष रहेगा, नहीं तो काम खत्म। तो देखिए, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो व्यवस्था ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यू रूल दे दिया 2023 में, और वो रूल क्या था कि जी एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी, एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी, और इस कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे, पीएम प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन। उस समय तो कोई था नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सीट ही नहीं थी। अब जाके कांग्रेस 2024 में राहुल गांधी बने हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, उस समय तो कोई वोट ही नहीं थी उनके पास। तो अब ये कमेटी क्या करेगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको क्या करेगी, चुनेगी और प्रेसिडेंट को कह देगी कि जी आप अपॉइंट कर दो। लेकिन अब सरकार तो चिंता में पड़ गई, तो सरकार ने तुरंत 2023 में एक नया एक्ट बना दिया, क्योंकि अब तो सरकार को डर था कि ये सीजीआई कहीं मामला ना गड़बड़ा दें। तो 2023 में एक एक्ट बन गया, इसको कहा गया कि इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स सर्विस टर्म एक्ट। इसमें अपॉइंटमेंट भी जोड़ लेते हैं, अपॉइंटमेंट सर्विस एंड टर्म एक्ट पास कर दिया। और इसमें तुरंत उन्होंने बदलाव कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया। अब क्या हो गया, दो व्यवस्था बनाई गई। एक तो इधर सिलेक्शन कमेटी होगी, सिलेक्शन कमेटी, देखिए कितना मजेदार सा बदलाव हुआ है। एक और बन गया सिलेक्शन कमेटी और दूसरी ओर बन गया सर्च कमेटी। सर्च कमेटी, देखिए एक समस्या है इस पूरे आयोग में, और समस्या यह है कि सरकार का ही बोलबाला है और आईएएस अधिकारियों का ही बोलबाला है जो सरकार के अंदर में काम करते हैं। और ये मजे की बात है कि जो लोग सरकार के अंदर में जीवन भर काम करते हैं वो कैसे सरकार के अगेंस्ट जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। तो जो सिलेक्शन कमेटी बनी, इसमें पीएम मेंबर हो गया। अब संसद कानून बना रही है, ये तो पार्लियामेंट बना रही है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें क्या करेगा, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक ही है, चलिए आपने कोई कानून तो बनाया। उसके पहले तो सीधे जिसको सरकार बोल देती थी वही आ जाता था। तो पीएम, होम मिनिस्टर, अब देखिए दो लोग तो सरकार के ही हो गए, मतलब मोदी जी, अमित शाह जी, या कोई अदर मिनिस्टर, कोई अदर भी हो सकता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब यहां पे तीन लोग, अब एक परिवर्तन हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया, अब यहां यूनियन मिनिस्टर कोई आ गए, केंद्रीय मंत्री। और सर्च कमेटी में बताइए कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, मतलब सिलेक्शन कमेटी के पास जो नाम भेजेगा कि कौन व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर बनेगा वो सर्च कमेटी होगी। ध्यान से सुनिए, बड़ा इसमें पेचीदा है मामला। सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, होम मिनिस्टर या कोई अन्य मंत्री, वो खुद तो पता करेंगे नहीं कि कौन व्यक्ति योग्य है। तो इन्होंने कहा कि जी सर्च कमेटी एक बनाएंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी जो होंगे ये भी आईएएस अधिकारी, और दो अदर आईएएस प्लस 2 आईएएस, तीन लोग ये भी हैं सर्च कमेटी वाले। अपने ही आईएएस ग्रुप में से किसी को बोल देंगे इसको बना दो। और क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में सरकार का बोलबाला है, 2-1 से हमेशा वो जीत जाएंगे। तो ये बड़ा फेयर सिस्टम नहीं लग रहा है, जहां खाली आईएएस भरे हैं और नाम कौन चुनेगा, सिलेक्शन कमेटी, लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई पूछी नहीं है वहां पे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या कोई अन्य मंत्री जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त करे। अगर गृह मंत्री उपलब्ध नहीं है तो दो लोग मिलकर चुन लेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, चाहे जो करे। सिलेक्शन कमेटी भी सरकार की और सर्च कमेटी भी सरकार की। तो इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिस व्यक्ति को लोकतंत्र बचाना है उसको चुनने में खाली सरकार के लोग भरे हुए हैं। अब चाहे वो अभी के हों ज्ञानेश कुमार जी, और चाहे वो राजीव कुमार हो, चाहे सुकुमार सेन हो, सब तो सब आईएएस। सुकुमार सेन आईसीएस थे, वो अंग्रेजों के यहां इंपीरियल सिविल सर्विस में थे।
तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब जो आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 324, कि अब ये जो, अब उस समय तो ऐसा ही लिखा गया था, 324 आर्टिकल कहता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, इलेक्शन कमिश्नर, इनका काम क्या होगा, इनका काम क्या होगा इलेक्शन कमिश्नर का? तो कुछ लिखा ही नहीं है। अपॉइंटमेंट तो भाई प्रेसिडेंट लिख दिया है, लेकिन काम में लिखा है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर पोल्स। इतना ही लिखा है कि निष्पक्ष और क्या कराना, स्वतंत्र चुनाव कराना। और फिर यह भी लिख दिया कि सुपरिटेंडेंस, पूरे चुनाव का मैनेजमेंट, डायरेक्शन, निर्देशन एंड कंट्रोल, बस इतना ही लिखा है। नियंत्रण, निर्देशन, प्रबंधन करना चुनाव का। और जिन इलेक्शन कमिश्नर को चुना गया है उनको कहा गया कि उनके पास टैलेंट होना चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उनके पास क्या होना चाहिए, न्यूट्रलिटी। अब ये बड़ा सवाल है कि जिसको सरकार ही चुनती है, जो तटस्थ कैसे होगा? जिसको सरकार ही चुनती है, सिलेक्शन कमेटी में भी सरकार का बोलबाला है, और जो सर्च कमेटी है वो तो कैबिनेट सेक्रेटरी सहित आईएएस अधिकारी ही हैं, तो वो कैसे न्यूट्रल होंगे? ये बड़ा सवाल है। टैलेंट और एक्सपीरियंस मान भी लें तो न्यूट्रल कैसे बनाएं, इसी को लेके बार बार विवाद उठ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये खाली पार्टी लाइन से ऊपर उठ के इसको देखना है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार 2014 में बन गई है तो वही चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है। 1990 से पहले भी चुनाव आयोग भयंकर क्राइसिस में था। जितने भी चुनाव आयोग के अधिकारी बनते थे, निर्वाचन आयुक्त, वो यस मैडम, नो मैडम करके जी हुजूरी करते थे, तलवे चाटते थे सरकार के। अभी तो थोड़ा ठीक है, बल्कि खैर, तो ये वाली कंडीशन है। तो खाली इतना ही लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे सब डिसीजंस दिए हैं और वैसे करके इलेक्शन कमीशन के अधिकार बढ़ते गए। लेकिन अब एक बात देखिए कि कौन व्यक्ति है जिसकी वजह से पूरी व्यवस्था बदल गई, और वो है टीएन शेषन। जब टीएन शेषन आए 1955 के, तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी, उस समय चंद्रशेखर सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने अपने मित्र सुब्रमण्यम स्वामी, जो अभी बीजेपी के ही एक एमपी हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा कि किसको बनाया जाए। देश में बड़ा चुनाव को लेके बहुत दिक्कत है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, बम फेंके जा रहे हैं, गुंडे बदमाश घुस गए हैं चुनाव में, और बड़ी भयावह स्थिति थी उस दौर में। बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट बॉक्स में स्याही डाल दी जाती थी, पानी डाल दिया जाता था, डीएमएसपी गुंडों से डर के रहते थे। लोकल लेवल पे वो जो एमपी एमएलए मंत्री होते थे उनके आगे घुटने टेक देते थे, वहां की पुलिस मिल जाती थी। चुनाव बिल्कुल फेयर नहीं था, लोग मारे जाते थे, खूब वायलेंस होती थी, खूब पैसा खर्च होता था। यह हालत थी 1990 तक चुनाव में। तभी एक हीरो आता है जिसका नाम है टीएन शेषन। शक्ल पे मत जाइए, ही इज द ग्रेटेस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। इनके बारे में और पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन आपको पता ही है कि जिसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए उसके बारे में तो पढ़ाया नहीं जाता है। खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर, मस्जिद, अकबर, बाबर, यही सब में फंसा के रखा जाता है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे भारत में चुनाव की व्यवस्था को ही बदल दिया। सरकार क्या विपक्ष, सबकी मिट्टी पलीत कर दी। कमाल के व्यक्ति, तो हैट्स ऑफ टू हिम, कमाल के व्यक्ति हैं। इनके बारे में जितनी बात की जाए कम है। लेकिन ये भी आईएएस अधिकारी थे, इनको भी यही सोच के रखा गया होगा कि हमारा साथ देंगे। इन्होंने कहा ना, मैंने संविधान की शपथ ली है, फ्री और फेयर चुनाव कराऊंगा, भले ही कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन इसके लिए जो होगा करूंगा। इन्होंने खुद से शक्तियां बढ़ानी शुरू कर दी, और बार बार लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती सही है। इन्होंने क्या किया, कमाल की व्यवस्था बनाई। इन्होंने कहा कि आज से वोटर आईडी होगी, वोटर आईडी, लाओ भाई फोटो आईडी होगी, फोटो वेरिफिकेशन जो आज होता है, ये इन्होंने ही शुरू किया था टीएन शेषन। फोटो वेरिफिकेशन
कि हर व्यक्ति खूब फ्रॉड होते थे, एक ही आदमी फोटो बदल बदल के खूब फर्जी वोट मारे जा रहा है। उन्होंने कहा कि फोटो वेरिफिकेशन होगा। इन्होंने कहा कि बेटा तुम खूब शराब बांटते हो, तुम लोग पैसा बांटते हो, कपड़े बांटते हो, अब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैं लगाता हूं। और सब इन्हीं के दिमाग की ऊपर थी कि जब चुनाव की घोषणा होगी, किसी ने अगर बांट दिया ये सब शराब, कपड़े, घूस, चिकन, मटन, तो तुम्हारी खैर नहीं, सदस्यता, तुम्हारी नामांकन रद्द कर दी जाएगी। आप विश्वास करिए, हजारों लोगों के नामांकन रद्द किए गए। रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन हो, अफरा तफरी मचा दी। द ग्रेट टीएन सेशन ने 1996 में 1996 में उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। कमाल के व्यक्ति हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया गया। फिर तीसरी बात कही गई कि अब क्या किया जाएगा कि ये जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है, बहुत खर्चा हो रहा है। उस समय उन्होंने रोक लगा दी, कहा कि अब से 4.5 लाख रुपए एमपी के लिए खर्च होगा, और अगर किसी ने गलत तरीके से अकाउंट में अपनी स्टेटमेंट दी तो बैन कर देंगे। 14,000 इलेक्शन लड़ने वालों को नामांकन रद्द कर दिया उन्होंने, कैंडिडेट्स का नामांकन रद्द कर दिया। 50,000 अकाउंट फ्रीज कर दिए। कमाल के व्यक्ति, कमाल का जज्बा। इस पद पे ऐसा नहीं कि सब पिछलग्गू ही बैठे हैं, एक व्यक्ति टीएन सेशन भी हैं जिन्होंने हिला के रख दिया था। और क्यों इतनी ताकत होती है इस पद में कि इनको हटाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की प्रक्रिया है, जिसको हम आम भाषा में इंपीचमेंट कह देते हैं, वो रिमूवल की प्रक्रिया लगती है। आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव्ड नहीं हुआ है, हटा नहीं है, क्योंकि संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं उसमें। वैसी ही प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है। हालांकि 2 और जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो आसानी से हट जाएंगे, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे उसको सरकार हटा सकती है। खैर, तो इतना पद की सुरक्षा होती है। इन्होंने कहा मैं डरूंगा नहीं, और मैं तुमको बताता हूं क्या करना है। सब बैन करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि सबकी मैं खबर लूंगा, एक एक अकाउंट की। फिर इन्होंने कहा कि ये जो बूथ कैप्चर तुम करते हो ना, डीएमएसपी को डरा धमका के, पुलिस को डरा धमका के, और ये जो हिंसा करते हो, गुंडों को हर पार्टी टिकट देने लगी। गुंडे माननीय नेताजी होने लगे, एमएलए, विधायक, ये पार्टियां ही तो लेके आई। हर पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, रीजनल पार्टीज, खूब गुंडे भर गए। राजनीति का अपराधीकरण हो गया और अपराधियों का राजनीतिकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ये वाली कंडीशन हो गई। खूब जम के वायलेंस, बम मार दो, गोला मार दो, खूब होता था दंगा फसाद। इन्होंने कहा कि जी अब बताते हैं, पैरामिलिट्री आएगी, अब बाहर से फोर्स आएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, सब वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगा डीएमएसपी का ट्रांसफर हो जाएगा, पुलिस एकदम मूक दर्शक बनी रहेगी और सबकी रिपोर्टिंग की जाएगी। आप विश्वास करिए कि जब डेटा निकाला गया तो 80 से 90% वायलेंस और बूथ कैप्चर खत्म हो गया। ये था इनका इंपैक्ट। ऑब्जर्वर, इलेक्शन ऑब्जर्वर आने लगे। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो ये देखते थे कि कैसे इलेक्शन कंडक्ट हुआ, इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को करते थे। अफरा तफरी मच गई हर एक पार्टी में। 1991 से 93 के बीच में 5 राज्यों के इलेक्शन उन्होंने कैंसिल कर दिए, यूपी, बिहार से लेके कई सारे राज्यों में, खाली बूथ कैप्चर और वायलेंस की वजह से। कांग्रेस में पीवी नरसिम्हा राव, जिनके अंडर में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उनकी भी हालत खराब हो गई। उन्होंने कहा भाई इसको रोको, नहीं तो ये तो काम चौपट कर देगा। तब जाके 1993 में ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये 3 मेंबर बॉडी बनाई गई इनके अधिकारों को कम करने के लिए। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे प्लस 2 मेंबर्स होंगे। ये जानबूझ के किया गया था और इनकी वोटिंग के माध्यम से ये डिसीजन लेंगे, वोटिंग डिसीजन, और इनके अधिकारों को कम करने के लिए यह लाया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट भी ये गया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई संसद ने कानून बना दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए जो सरकार में बैठे नरसिम्हा राव थे, उन्होंने ही इनकी ताकत कम करने की कोशिश की, क्योंकि दिक्कत तो उन लोगों को है, क्योंकि वो जीत नहीं पा रहे। तो ऐसे थे टीएन सेशन
जिन्होंने सरकार से लेकर विपक्ष तक सभी राजनेताओं की ईंट से ईंट बजा दी थी। अब सोचिए कि क्या कंडीशन इन्होंने की थी। इतने कमाल के व्यक्ति हैं टीएन शेषन। तो ये चुनाव आयोग के अंदर बैठे अधिकारी के ऊपर निर्भर करेगा कि वो देश की व्यवस्था कैसी हो। अगर अधिकारी ठीक नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे ज्ञानेश कुमार वाले मसले में आप देखेंगे कि बार बार राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं रिगिंग हो रही है, ये व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। इसके पहले भी राजीव कुमार थे, वो शेरो शायरी सुनाते थे, वो कहानियां सुनाते थे, वो मजाक करते थे। ज्ञानेश कुमार भी मजाक करते हैं। सारे आईएएस अधिकारी हैं, इनमें टैलेंट और एक्सपीरियंस कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन न्यूट्रलिटी है कि नहीं, इस पे एक बड़ा सवालिया निशान है और इसी की चर्चा हो रही है। अगर आपके ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सामने बैठे और इसकी जांच करे कि आखिर उसके ऊपर आरोप क्यों लग रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे। बिहार में जैसे एसआईआर की बात हो या इलेक्टोरल रोल्स बनाने की बात हो या न्यूट्रलिटी की बात हो, चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, सरकारी व्यक्तियों के ऊपर, खुद सरकार में बैठे लोगों के ऊपर भी उतनी ही समानता से कार्रवाई करनी चाहिए जितना कि विपक्ष के ऊपर, न कि मजाक करना चाहिए। तब जाके लगेगा कि देश का चुनाव आयोग न्यूट्रल है। लेकिन देखिए, ये ऐसे नहीं होगा। हम खाली एक व्यक्ति की तलाश नहीं कर सकते कि कौन टीएन शेषन हो और कौन ना हो। हमें इस सिलेक्शन कमेटी को बदलना होगा जिसमें सरकार ही सरकार भरी हुई है। कोई भी पार्टी आएगी तो वो ऐसे ही काम करेगी। कांग्रेस भी तो इसके पहले थी, ऐसे ही काम करती थी। तो सिलेक्शन कमेटी और सर्च कमेटी में चीफ जस्टिस को बैठाया जाना होगा, बराबर वोटिंग की जानी होगी, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो ऐसे तो सरकार जिसको चाहेगी बैठाएगी, चाहे पार्टी बदल लीजिए आप, शासन वैसे ही होगा जैसे होता आया है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि ये जो हमने संवैधानिक पहलुओं की बात उठाई, टीएन शेषन जी के बारे में बात की, वो कितनी सार्थक बात है? राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं न्यूट्रलिटी का, वो कितना सार्थक है? क्या राहुल गांधी के आरोप हवा हवाई हैं या उसमें कुछ दम है? क्या सरकार इन्फ्लुएंस कर सकती है चुनाव आयोग की, नहीं कर सकती है? ये अपने कमेंट में बताइएगा जरूर। आप इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव और न्यूट्रल वीडियोस बनाने के लिए, जिससे कि सटीक सूचनाएं आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।